नमस्कार। स्टैनफोर्ड स्कॉलर इनिशिएटिव की ओर से आज हम पेश करते हैं एक रिसर्च पेपर जिसका शीर्षक है विजुअलाइजिंग लार्ज स्केल एंड हाई डायमेंशनल डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन से। तो आखिर डेटा विजुअलाइजेशन है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? आसान शब्दों में डेटा विजुअलाइजेशन नंबरों को तस्वीरों में बदलने को कहते हैं और हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें जानकारी को बेहतर समझने की और डेटा को जल्दी एनालाइज करने की क्षमता मिलती है। तो डेटा विजुअलाइजेशन बिग डेटा और बिग आइडियाज की दूरी को मिटाता है। तो अभी समस्या ये है कि मौजूदा प्रस्ताव में कंप्यूटेशनल कॉस्ट और स्केलिंग के कई मुद्दे हैं। डेटा विजुअलाइजेशन मेथड्स में प्रमुख दो चीजें हैं। पहले डेटा पॉइंट्स के सिमिलैरिटी स्ट्रक्चर का हिसाब करना और फिर इस स्ट्रक्चर का 2D या 3D स्पेस में नक्शा खींचना। इस तरह का स्ट्रक्चर समान पॉइंट्स की ग्रुपिंग से बनता है, पर कंप्यूटर के रन टाइम के नजरिए से देखा जाए तो ये टास्क बहुत भारी है। असली दुनिया में इसका उपयोग देखा जाए तो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर उनके बायोलॉजिकल कामों से सीधा संबंध रखते हैं, जिससे हम तुलनाएं कर सकते हैं और अनुमान भी लगा सकते हैं। मौजूदा तरीके सिमिलैरिटी कंस्ट्रक्शन के लिए 3 तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहली है स्पेस पार्टीशनिंग, जो कि ट्री स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए पूरे स्पेस को अलग-अलग भागों में बांटता है। इन ट्रीज को ट्रेवर्स करके नियरेस्ट नेबर ग्राफ बनाया जा सकता है। दूसरी तकनीक है लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग, जो कि समान डेटा पॉइंट्स को एक बकेट में डालता है। आखिरी है नेबर एक्सप्लोरेशन, जो एक इटरेटिव तरीके से नेबर्स के नेबर्स को खोजकर एक NN ट्री को सुधारता है। डेटा विजुअलाइजेशन का दूसरा पहलू है स्ट्रक्चर को बरकरार रखते हुए डेटा का छोटे डायमेंशन पर नक्शा खींचना। लीनियर तरीके जैसे कि PCA और बाहु डायमेंशनल स्केलिंग आमतौर पर काम नहीं करते क्योंकि ज्यादा डायमेंशन का डेटा अधिकतर नॉन लीनियर मैनिफोल्ड पर पाया जाता है। नॉन लीनियर तरीके जैसे कि आइसोमैप, लोकल लीनियर एम्बेडिंग और लैप्लासियन आइगन मैप्स प्रायोगिक डेटा सेट्स पर असरदार पाए जाते हैं, लेकिन ये डेटा के लोकल और ग्लोबल स्ट्रक्चर को बरकरार नहीं रख पाते हैं। एक और नॉन लीनियर तरीका है TSNE, जो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बरकरार रखता है लेकिन ज्यादा डेटा के लिए सही नहीं है। ये हमारी दूसरी समस्या है। तो आप देख सकते हैं कि TSNE छोटे डेटा सेट यानी 20 NG पर अच्छे से काम करता है, लेकिन ये बड़े डेटा सेट्स के विजुअलाइजेशन के लिए नहीं। तो इन सारी समस्याओं की वजह से एक ऐसा एल्गोरिथम बनाने की जरूरत है जो कि तेज, अचूक, कम कंप्यूटेशनल लागत पर कुशल हो और जो बड़े डायमेंशंस पर भी कारगर हो। तो प्रस्तावित उपाय क्या है? लार्जविस। लार्जविस पहले एक सटीक के नियरेस्ट नेबर ग्राफ बनाता है और फिर छोटे डायमेंशन के स्पेस पर उसका नक्शा खींचता है। लार्जविस कंप्यूटेशनल लागत को कम करने और दक्षता और प्रभाविता बढ़ाने की ओर काम करता है। ये बड़े डायमेंशन के फीचर वेक्टर्स का पता लगाता है। एक दशक और अचूक एल्गोरिथम से बड़े डायमेंशनल स्पेस के डेटा पॉइंट्स के नियरेस्ट नेबर का पता लगाता है। फिर ग्राफ विजुअलाइजेशन के लिए एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बनाता है जो कि एसिंक्रोनस स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के जरिए सुधारा जाता है और रैंडम प्रोजेक्शन ट्रीज के बाद नेबर एक्सप्लोरेशन के माध्यम से ये ग्राफ बनाता है। आइए विस्तार में देखते हैं कि रैंडम प्रोजेक्शन ट्री कैसे बनाया जाता है। हाइपर प्लेन एक छोटे डायमेंशन का स्पेस है जो कि पूरी स्पेस को 2 भागों में बांटता है। 2D में हाइपर प्लेन एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है। बाईं तरफ हम देख सकते हैं कि एक लाल लाइन से 2 रंग के बिंदुओं को बांटा गया है। दाईं ओर हम देख सकते हैं कि ट्री कैसे बनता है। हमें पीले कलर के नोड, जो कि दूसरे डेटा सेट को दर्शाता है, उससे निकलते हुए 2 भाग दिखते हैं, नीले और हरे बिंदुओं के। इन बिंदुओं को अलग-अलग रंगों के और भी भागों में बांटा गया है। दाईं ओर एक ट्री बनता हुआ दिखाई देता है। इस प्रक्रिया को हम तब तक करते रहते हैं जब हम एक रंग के बिंदुओं को और छोटे भागों में नहीं बांट सकते। इस प्रक्रिया को अनेकों बार दोहराया जाता है और अंत में हमें अलग-अलग लीव्स के समूहों का संग्रह मिलता है या फिर एक ही रंग का समूह मिलता है। तो हम कैसे फैसला करें कि कौन सा काम में लेना है? एक ही डेटा पॉइंट के लीव्स को नियरेस्ट नेबर्स माना जाता है। तो अब हमारे पास इन लीव्स का एक फॉरेस्ट है। इनको कम करने की जरूरत है नेबर एक्सप्लोरेशन से। ये इस धारणा पे आधारित है कि मेरे पड़ोसी का पड़ोसी भी मेरा पड़ोसी है। दूसरे शब्दों में, दूसरे पड़ोसी भी पहले पड़ोसी कहलाने लायक हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि
विभिन्न डेटासेट्स का उपयोग किया गया है नए प्रतिष्ठित एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस का निर्धारण करने के लिए। बाकी एल्गोरिदम्स जो KNN ग्राफ्स और ग्राफ विजुअलाइजेशन पर आधारित हैं, के मुकाबले लेखकों ने रॉ डेटासेट की एक मध्यम मूर्ति का इस्तेमाल कर डायमेंशंस की संख्या को 100 तक सीमित कर दिया गया है। इस तरह डायमेंशंस को कम करना लार्ज विस्क के लिए अनिवार्य नहीं है, पर इस तरह हम मूल डेटा के स्ट्रक्चर्स को समान बना सकते हैं और इससे एल्गोरिदम्स की तुलना करने में सुविधा मिल जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विभिन्न डेटासेट्स का उपयोग किया गया है नए प्रतिष्ठित एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस का निर्धारण करने के लिए। बाकी एल्गोरिदम्स जो KNN ग्राफ्स और ग्राफ विजुअलाइजेशन पर आधारित हैं, के मुकाबले लेखकों ने रॉ डेटासेट की एक मध्यम मूर्ति का इस्तेमाल कर डायमेंशंस की संख्या को 100 तक सीमित कर दिया गया है। इस तरह डायमेंशंस को कम करना लार्ज विस्क के लिए अनिवार्य नहीं है, पर इस तरह हम मूल डेटा के स्ट्रक्चर्स को समान बना सकते हैं और इससे एल्गोरिदम्स की तुलना करने में सुविधा मिल जाती है। IN ग्राफ निर्माण की परफॉर्मेंस पर विचार करें। TSNE को 16 घंटे लगे, यानी 100 डायमेंशन वाले ट्रीज लाख डेटा पॉइंट्स। लार्ज विस्क को सिर्फ 25 मिनट लगे, जो कि TSNE से 30 गुना तेज है। IN ग्राफ निर्माण की परफॉर्मेंस पर विचार करें। TSNE को 16 घंटे लगे, यानी 100 डायमेंशन वाले ट्रीज लाख डेटा पॉइंट्स। लार्ज विस्क को सिर्फ 25 मिनट लगे, जो कि TSNE से 30 गुना तेज है। IN ग्राफ निर्माण की परफॉर्मेंस पर विचार करें। TSNE को 16 घंटे लगे, यानी 100 डायमेंशन वाले ट्रीज लाख डेटा पॉइंट्स। लार्ज विस्क को सिर्फ 25 मिनट लगे, जो कि TSNE से 30 गुना तेज है। आखिर में प्रदर्शन, अचूकता और दक्षता पर टिप्पणी करते हैं। सबसे पहले डेटा विजुअलाइजेशन के जांच के लिए लेखकों ने अचूकता और KNN में नेबर्स की संख्या के बीच ग्राफ खींचकर एक प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन चुना। दूसरा, उन्होंने इन 4 एल्गोरिदम्स को अचूकता, नेबर्स की संख्या और लिए गए समय के पैमानों पर जांचा। आखिर में उन्होंने रिजल्ट निकाला कि सभी पैमानों पर लार्ज विस्क का प्रदर्शन TSNE से बढ़िया था। आखिर में प्रदर्शन, अचूकता और दक्षता पर टिप्पणी करते हैं। सबसे पहले डेटा विजुअलाइजेशन के जांच के लिए लेखकों ने अचूकता और KNN में नेबर्स की संख्या के बीच ग्राफ खींचकर एक प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन चुना। दूसरा, उन्होंने इन 4 एल्गोरिदम्स को अचूकता, नेबर्स की संख्या और लिए गए समय के पैमानों पर जांचा। आखिर में उन्होंने रिजल्ट निकाला कि सभी पैमानों पर लार्ज विस्क का प्रदर्शन TSNE से बढ़िया था। तो इसी के साथ हम प्रेजेंटेशन के अंत पर आ गए हैं। अब लार्ज विस्क की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। लार्ज विस्क बड़े स्केल और बड़े डायमेंशन के डेटा का छोटे डायमेंशन पर नक्शा खींचता है। हाई स्केलेबिलिटी यानी लार्ज विस्क सैकड़ों डायमेंशंस वाले लाखों डेटा पॉइंट्स का आसानी से प्रदर्शन कर देता है। हाई स्केलेबिलिटी यानी लार्ज विस्क सैकड़ों डायमेंशंस वाले लाखों डेटा पॉइंट्स का आसानी से प्रदर्शन कर देता है। हाई स्केलेबिलिटी यानी लार्ज विस्क सैकड़ों डायमेंशंस वाले लाखों डेटा पॉइंट्स का आसानी से प्रदर्शन कर देता है। इसी के साथ हमारी ये प्रेजेंटेशन समाप्त होती है। यह टॉक स्टैनफोर्ड स्कॉलर प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई है, जो दुनिया में हुई रिसर्च को सभी तक पहुंचाने की एक पहल है। यदि आपको
और ऐसे टॉक्स देखने हों तो scholar.stanford.edu पर जाएं। धन्यवाद।